नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में प्रारब्ध के इस मंच पर स्वागत करते हैं हरि मोहन जी का। हरि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर। मेरे को भी बड़ा जी, अच्छा फील होगा कि मैं आप जैसे एनलाइटेंड व्यक्ति के मंच पे आके आपने मुझे समझा कि हाँ मैं यहाँ आ सकता हूँ। नहीं, नहीं। दर्शकों देखिए, हरिमोहन जी खुद को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के शिक्षक यानी गुरुजी कहते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ मैं इनका व्यक्तित्व एक ऐसे एनालिस्ट के तौर पर देखता हूँ कि जिसकी पकड़ हर विषय पे और ख़ास तौर से जियोपॉलिटिक्स यानी विदेश के जो मामलात हैं, तो हम ज़रा भारत में बैठे हुए हमारे विदेश मंत्री साहब, वो 5 दिनों की शुरुआती यात्रा पे एस जयशंकर साहब रशिया गए हैं। अब सुनने में आ रहा है छठा दिन भी शायद उनका एक्सटेंड हो। लेकिन आप जरा दर्शकों याद कीजिए, पंडित नेहरू के ज़माने से लेके मनमोहन सिंह तक भारत का दोस्त बताया जाता रहा, भारत का दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा जो एक बायलैटरल रिलेशन था, हम रशिया के हथियारों के एक भारी भरकम खरीदार थे। लेकिन 2014 के बाद जो मुझे महसूस होता है, हालाँकि वैदेशिक मामलों में ज़रा मेरी जानकारी तंग है, इसलिए हरमोहन जी से हम पूछेंगे। लेकिन अब हम एक भागीदार हैं, एक पार्टनर हैं। ये शिफ्टिंग कहाँ आई और इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हरिमोहन जी। सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इस टॉपिक पे मेरे को डिस्कस करने का मौका दिया। असलियत में आपका जो सवाल है इसमें मेरे को दो हिस्से अलग अलग लेवल पर दिखाई देते हैं और दोनों को डिस्कस करने का मजा अलग है। पहला टॉपिक ये है कि आपने कहा एस जयशंकर साहब जो हैं रशिया गए हैं 5 दिन के टूर पर, और दूसरा आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के खरीदार से लेकर आज तक अब हम भागीदार हैं, और भागीदार के अंदर अब हम कहते हैं कि अब अगली बार विक्रेता भी बन जाएंगे रशिया के ही। इस पूरे सीन को क्या है, मैं पहले जवाहरलाल नेहरू जी से स्टार्ट करता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ साहब, तो अब समस्या ये थी कि हम कल्चरल, बेशक मॉडर्न कल्चर की फॉर्म में, कल्चर इन द सेंस लैंग्वेज मेनली और ट्रेड, हम लोग कहीं ज्यादा करीब थे अमेरिका और ब्रिटेन के। लेकिन समस्या ये थी कि एक चीज को समझने में हमारे को अरसा बीत गया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान जानबूझकर बनाया था, इसलिए उन्हें भारत की बहुत ज्यादा सी जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने दोनों मुट्ठियों में लड्डू रखना, हमारे यहां जिसे कहते हैं, वही काम किया। और दोनों मुट्ठी में लड्डू रखने के चक्कर में एक काम जो किया वो ये कि इंडिया को भी कमोबेश कुछ ना कुछ बोटी फेंकते रहे या कुछ भी करते रहे, और जवाहरलाल नेहरू को कंफ्यूज किए रखा। असलियत में आप यकीन मानिए कि ये प्रॉब्लम तब और ज्यादा शुरू होती है, ये रियलिटी में, जब या यूं कहें कि दुनिया को डर तब लगना शुरू होता है जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, पहली बार यूरोपियंस को इंडिया की थोड़ी बहुत सही लेकिन इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी। लेकिन सरकार जो थी वो खुद ही कंफ्यूज थी। वो इंपॉर्टेंस क्या समझ में आने लगी कि उनके लिए चाइना जो है वो कहीं ना कहीं भारत के सर पे आकर खड़ा हो गया, और अगला नंबर अगर इंडिया का आता है कम्युनिज्म के अंदर, तो समझ लीजिए पूरा इंडियन ओशियन रीजन जो है, यानी अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार सी तक, पूरे का पूरा इंडिया के साउथ में जितने भी समंदर पड़ते हैं, सारे के सारे कम्युनिस्टों के कब्जे में जाते हुए नजर आते। पॉसिबली इसीलिए इंडिया को सरवाइव करने दिया गया, वरना समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू का एक्सपायर होना, और जिसे कहते हैं कि अलग लेवल पर इंडिया को बर्बाद करने की तैयारी में यूरोपियन कंट्रीज जुटे हुए थे। अब रही बात इंडिया की रशिया से दोस्ती, जब अमेरिका से इंडिया को इग्नोर कर दिया गया, साफ तौर पर इग्नोरेंस के सिग्नल्स आने लग गए, तब मजबूरी में भारत को रशिया से बात करनी पड़ी। वरना स्टालिन का एक बहुत बढ़िया सा स्टालिन के ओपिनियन की तरफ अगर देखें तो उन्होंने कभी भी जवाहरलाल नेहरू को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमेशा जवाहरलाल नेहरू को वेस्ट का एजेंट मानते थे। ये सच्चाई है, वेस्ट का एजेंट मानते थे वो, कि ये वेस्ट चला गया है और एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट यहां छोड़ गया है, जिसको जो वेस्टर्नाइज्ड है, जो यूरोप और अमेरिका को ज्यादा पसंद, ब्रिटेन और अमेरिका को ज्यादा पसंद करता है। वो तो 1953 में स्टालिन एक्सपायर होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया को रशिया के साथ रिलेशन बनाने का, शायद ब्रिजनेव आए थे तब तक, स्पेस मिलता है।
वहां जो सिनारियो चेंज था वो इसलिए भी था क्योंकि यूरोप यूएसएसआर को इंडिया की जरूरत महसूस हो रही थी और इंडिया अमेरिका की इग्नोरेंस का प्रेशर झेल रहा था। 1962 वॉर तक अभी भी इंडिया बहुत ज्यादा यूरोपियंस पर मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट था। लेकिन पहली बार समझ में आना शुरू हुआ कि ब्रिटेन और अमेरिका उस लेवल की सपोर्ट कभी नहीं करेंगे जैसी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वहां जियो पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होता है। हमने रशिया से थोड़े बहुत हथियार खरीदने शुरू करे, लेकिन रशिया ने हमें हथियार क्यों नहीं दिए, बहुत ज्यादा नहीं दिए थे साहब। वो इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि उसको डर था कि कहीं चाइना नाराज ना हो जाए। यस, हमारी सोवियत यूनियन से हथियारों की भागीदारी थोड़ी बहुत जो थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर तो बहुत ही कम थी, थोड़ी बहुत भी अगर कुछ शुरू हुई है तो वो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर शुरू हुई है और बड़े लेवल पर इंदिरा गांधी के टाइम पर शुरू हुई। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि मतलब हमें समझना चाहिए कि जो जवाहरलाल नेहरू के एक्सपायर होने के बाद 1962 के बाद चाइना और सोवियत यूनियन के रिलेशंस खराब होने लगे थे। क्योंकि जब चाइना ने हमें से लड़ाई करी तो सोवियत यूनियन का मानना था कि चाइना के इस बेवकूफाना मूव से एक इंडिया जैसा न्यूट्रल कंट्री मजबूरी में सही लेकिन अमेरिकन कैंप में चला गया। क्योंकि 1962 वॉर में बंदूकें और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद ब्रिटेन से हम लोगों को मिलना शुरू, ब्रिटेन और अमेरिका से मिले थे और अमेरिका ने ही चाइना को धमकी दी थी कि दफा हो जा पीछे, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन पाकिस्तान ने यहां चाल चली, यहां से इंडिया और रशिया के रिलेशन शुरू होंगे। पाकिस्तान ने चाल चली और चाल ये चली कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 62 में चाइना ने हमला किया, 65 में पाकिस्तान ने हमला किया और 67 से अमेरिका और चाइना के रिलेशन सुधरने लगे। पाकिस्तान ने एक एजेंट का काम किया, इंडिया और अमेरिका और चाइना के रिलेशन सुधरने लगे। तो आप सोच कर देखिए, इंडिया के चारों तरफ एक सर्कल बन गया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार जो चाइना का एक तरीके का फ्रंटलाइन स्टेट, और डियो गॉर्शिको में अमेरिका। चारों तरफ से आप इंडिया एनिमीज से घिर चुका है। ये इंडिया की सबसे बड़ी एक चैलेंज था। जब इंडिया के चारों तरफ एक सर्कल कंप्लीट हो गया, यहां से इंडिया, और उसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान ने एट्रोसिटीज करनी शुरू करी और हम रिफ्यूजी क्राइसिस फेस कर रहे थे। वो दौर ऐसा था जब इंडिया के पास, इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और तब जाके जब पहले निक्सन से मिलने जाते हैं, निक्सन 45 मिनट्स का वेट करवाता है। मार्गरेट थ्रेचर भी एक तरीके से साफ मना कर देती है, मतलब ब्रिटेन से भी साफ मना ही हो जाती है, फ्रांस से भी साफ। फ्रांस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की क्या करता है, लेकिन कुछ खास नहीं। पूरा का पूरा नाटो हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है कि आप पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। वहां से इंडिया को मजबूरी में रशिया जाना पड़ता है और ये हमारे रिलेशंस का एक नया दौर शुरू होता है। यहां से हमारे इंपोर्ट्स, खासकर आर्म्स इंपोर्ट्स रशिया से बहुत स्ट्रांगली होने शुरू होते हैं। ये वो दौर था जब चाइना अमेरिका के पाले में चला गया, इंडिया वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, और मजबूरी यह थी कि पाकिस्तान हमारी इकोनॉमी को तोड़ने में लगा हुआ था। वहां से रशिया के साथ हमारे इंपोर्ट वाले रिलेशन शुरू हुए। लेकिन इंडिया की शुरू से खास बात है, जो हमारी कम्युनिटी की खास बात है, वी ऑलवेज फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा, और दुश्मनी में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंपटीशन में भरोसा करते। वहां से ये जो 10 साल थे अफगान वॉर तक के, वो बड़े जबरदस्त थे रशिया और इंडिया के रिलेशंस को सपोर्ट करने के। लेकिन इंडिया फिर पलटी मारता है और एक बार दोबारा से वेस्ट की तरफ नजर करता है और ये कहता है कि अब मुझे वेस्ट से हथियार। तभी आप देखोगे कभी मिराज आ रहे हैं, कभी दूसरे एरोप्लेन्स आ रहे हैं, बोफोर्स तोप आ रही है, सारी वेस्ट से आई। रशिया से सुखोई बाद में आने शुरू हुए। ये इसका रीजन, बड़ा रीजन क्या है? इसका बड़ा रीजन क्योंकि रशिया के हाल खराब हो रहे थे और इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। लेकिन फिर भी इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन ये लगातार चला। आज अगर आप देखेंगे 1992 के बाद, तो 92 के बाद जो रिफॉर्म्स आए उसमें रशिया नहीं था दुनिया में।
रशिया के पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी उसे वो इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा था। इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रोथ थोड़ा थोड़ा सा ही करने शुरू कर चुका था सर। यहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होनी शुरू हुई, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन था, चाहे वो शिप बिल्डिंग थी, चाहे कुछ भी था। आज जो हम हैं वो 92 के उस विजन की वजह से है। उसमें चाहे हमारे मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम हुए, उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि हमें एज अ बैलेंसिंग पावर की फॉर्म में दुनिया ने देखा, चाहे हमारे 1998 के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो कि हम एक सुपर पावर हैं, और 1999 के कारगिल वॉर में जिसमें दुनिया ने हमें देखा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर है, सड़क पे खड़े हुए चाकू लेके खड़े हुए गुंडे की तरह नहीं है जो सबको डरा रहा है। पाकिस्तान वॉज बिहेविंग लाइक दैट। इन 3 इंसिडेंट्स ने इंडिया की इमेज को चेंज किया। वहां से अमेरिका भी हमारे देश की तरफ आने पर लगा और रशिया ने इंडिया को एज अ पार्टनर देखा चाइना के काउंटर बैलेंस की फॉर्म में। अच्छा, इंडिया की अब जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन आई ना 98 के बाद, वो ये आई कि अमेरिका भी चाइना को अपना थोड़ा थोड़ा दुश्मन समझ रहा है कि हाँ भाई ये मेरा चैलेंजर है। रशिया भी चाइना को अपना दुश्मन समझता है और उन दोनों को बैलेंस करने के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन काउंटर चाइना मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, इन एवरी एस्पेक्ट। और जो काम चाइना कर पा रहा है वो सारी चीजें इंडिया पूरी कर पाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक फेज है। यही रीजन है टेक्नोलॉजी अगर हम रशिया से मांगते हैं तो बहुत सारी वो दे देता है, चाहे वो ब्रह्मोस हो गई, चाहे हम आज के दिन 5.5 जनरेशन का जो फाइटर जेट रशिया के साथ मिलाकर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो गया। इसी तरीके से सुकोई 35 या कौन सा वो फाइटर जेट है वो तैयार कर रहे हैं। चाहे हमारे शिप बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो गए, चाहे हमारी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, चाहे हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे इजराइल से टेक्नोलॉजी मांगे वो दे देते हैं। जो नासा है वो भी हमारे साथ बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो कम से कम शेयर करता है, टेक्नोलॉजी और सब चीजें। तो अकेला रशिया नहीं है सर, मैं थोड़ा सा उसमें डेविएट करना चाहूंगा अपने आप को कि थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो चुका है, लेकिन केवल रशिया से नहीं है, सबसे हो चुका है। और यही रीजन है कि रशिया ने जो भी अपनी एक मिसाइल बनाई उसका ब्रह्मोस वर्जन जो है वो ज्यादा एडवांस है। अभी तक जो 300 किलोमीटर तक है वो 500 to 800 किलोमीटर करने का प्लान है क्रूज मिसाइल, जो कि दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिसाइल प्रूव हो रही है, वो भी चीप टेक्नोलॉजी के साथ। उसके पीछे के 2 रीजन है। पहला, यहां आ जाता है जनाब फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट। सर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट क्या है? सर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट ये है कि एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट्स का उसमें। पहला, अगर आप पिछली वाली गवर्नमेंट्स को देखें, अटल बिहारी गवर्नमेंट को छोड़कर, बीच में वो जो स्लॉट था उसमें बहुत ज्यादा हमने किसी के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, लेकिन वो एक पूरी एज अ लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। नॉर्मली अगर आप 2014 तक की फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, अभी की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें और 42 तक की फॉरेन पॉलिसी में 2 पार्ट्स हैं, एक प्रिंसिपल, एक एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट या बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट वही है जो पहले वाली गवर्नमेंट्स का था। देयर इज नो चेंज इन द प्रिंसिपल कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पावर्स। हमें हमारे इंटरेस्ट पता है और हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। पहली वाली गवर्नमेंट्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना सर, वो थी हेजिटेशन की, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। इसलिए हम सोच समझ के काम करते थे कि यार पाकिस्तान बुरा ना मान जाए, अमेरिका बुरा ना मान जाए, चाइना ना बुरा मान जाए, रशिया ना बुरा मान जाए, अरब कंट्रीज बुरा ना मान जाए। आप सोच के देखिए, अरब कंट्रीज बुरा ना मान जाए इसलिए हम इजराइल नहीं जाते थे। इजराइल के साथ हमने 92 तक रिलेशन ही नहीं रखे, मजबूरी में रखे। तो कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर तक इजराइल नहीं गया। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं क्योंकि हम लोग हेजिटेट हैं कि कहीं मुस्लिम सेंटीमेंट्स इंडिया में ना भड़क जाएं और अरब कंट्रीज हमसे नाराज ना हो जाए। अब हम सऊदी अरेबिया और ईरान के मामले में हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे कि ईरान बुरा मान जाएगा, अगर सऊदी से बात कर ली तो ईरान बुरा मान जाएगा, ईरान से बात कर ली तो सऊदी बुरा मान जाएगा। इसलिए पीठ पीछे चोरी छिपे रात के अंधेरे में हम चुपचाप बात कर रहे होते थे कि भाई थोड़ा उसको मत बताइए, हम तेरे से बात करने आए हैं। दिस वाज हेजिटेंट बिहेवियर। अब इसी चीज को आप हमारे पाकिस्तान वाले मामले में देख लो, 2008 हो गया।
2008 के बाद साहब पूरा हिंदुस्तान गुस्से में था। अपने सेंटिमेंट्स की ऐसी तैसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान बुरा ना मान जाए, उसके पास न्यूक्लियर पावर है। चाइना के मामले में आप देखिए, दमचौक इशू हुआ था 2011 में या 2013 में। दमचौक इशू के मामले में चाइना के साथ भी यही बिहेवियर था कि कहीं चाइना बुरा ना मान जाए। 140 पोस्ट्स बनानी थी हमारी आर्मी ने कि सर फ्रंटलाइन पोस्ट हमारे को दो ताकि हम वहां पर रह सके, खड़े हो सके और हम क्लेम कर सके। इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने वो बनाने ही नहीं दी। क्यों नहीं बनाने दी? कि कहीं चाइना बुरा ना मान जाए। नारकोंडम, सर कोको आइलैंड्स के ऊपर चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, लेकिन नारकोंडम आइलैंड्स के ऊपर हम लोगों को रडार बनाने की परमिशन नहीं दी गई, ये कहते हुए कि वहां की मछलियां मर जाएंगी और चील कौवे जो है ना, वहां पर पक्षी जो है उनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये जयराम रमेश ही थे, ज्यादा दूर क्यों जा रहे? जयराम रमेश साहब थे उस टाइम पर एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बांझी मार दी। असलियत में डर ये था कि कहीं चाइना बुरा ना मान जाए। वही बुरा ना मान जाए वाली फिलोसफी अमेरिका के साथ थी। अब ये वाली गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने साहब कुछ नहीं किया सर, सच में प्रिंसिपल मामले में चेंज नहीं किया, बस एक एटीट्यूड, बुरा मानता है तो मान जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक एटीट्यूड चेंज हुआ है, सिंपल। आप, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिए, और पॉजिटिव सिग्नल भी यही दे सकते थे, जैसे नवाज शरीफ को भारत बुलाना शपथ ग्रहण में, उसके बाद बिरयानी खाने उनकी भतीजी की शादी में चले जाना, उसके बाद ये तो हो गया पॉजिटिव सिग्नल। नेगेटिव सिग्नल क्या? बुरा मानता है तो मान जा, हमें क्या समस्या है। उसने पुलवामा करा, हमारी सरकार पिछली 2014 से पहले होती तो वो कहती हो भाई साहब मान जाओ ना, ऐसे मत करो। इसने क्या कहा? घुस के मारा और कहा हाँ हमारा, बोल क्या करेगा। ये एटीट्यूड चेंज ही तो था पाकिस्तान के साथ। 2019 के अंदर उन्होंने पठानकोट किया, पुलवामा किया। पठानकोट पिछले वाला था, पुलवामा किया। आपने घुस के मारा, बालाकोट किया और कहा हाँ मारा, अब बताओ। और जब हमारे जो कप्तान साहब थे, कैप्टन जो अभिनंदन थे, वो पकड़े गए, तो उसके बाद कहा बेटा अब हमला करूंगा, बता क्या चाहता है। ये एटीट्यूड चेंज था ना सर। एटीट्यूड चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में था। अटल बिहारी वाजपेयी की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या थी? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बिल्कुल सही थी। उस टाइम पर सैंक्शंस थे और दुनिया हमारे को शक की नजर से देख रही थी। उस नजर को कम करने के लिए, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमारे को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लानी पड़ी थी। लेकिन याद कीजिए, मनोहर पर्रिकर सर का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई न्यूक्लियर बम मैंने दिवाली पे, और हमारे मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया था कि भैया बम दिवाली पे छुड़ाने के लिए थोड़ना है, कोई फालतू पंखे लेगा तो इतने मारोगे, कुछ कहने की बात नहीं। ये रियलिटी है। अब उसके बाद हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर है, उन्होंने भी एटीट्यूड तो चेंज, यही तो होता है कि साहब अच्छा। और ब्रह्मोस मिसाइल वो बिना एम्यूनिशन वाली फोड़ फाड़ दी, और उसके बाद का सॉरी पाकिस्तान की टांगे कांप रही थी। वो कांपते कांपते कहता भाई आगे से नहीं आनी चाहिए, 1000 किलो गिरा दिया। यस। उसके बाद आप सोचकर देखिए, अभी हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब है, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को समझना पड़ेगा कि वो जमाने गए जब हम एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा आगे करते थे। असलियत में एटीट्यूड चेंज है, प्रिंसिपल चेंज नहीं है। प्रिंसिपल वही नो फर्स्ट यूज है, वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे बॉर्डर के ऊपर शांति होगी, हम सबको पंचशील डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन कब तक? सिर्फ तब तक जब तक हम तुम्हारे से बात कर, जब तक तुम शांत हो, तुम उंगली करोगे बेटा हम हाथ करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ चुकी है। ये अब जैसे हमारे राजनाथ सिंह साहब है, सर एक सेकंड, राजनाथ सिंह साहब है, उनका एटीट्यूड चेंज देखिए ना। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? कड़ी, पहले तो थी कड़ी निंदा, अब क्या है? समंदर की गहराइयों से ढूंढ के निकालेंगे। पन्नू वाले मामले में देख लीजिए अमेरिका के साथ, आपको साफ नजर आएगा। तो ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज है। वो एटीट्यूड चेंज माइंडसेट से आता है और सब चीजों से आता है, ये बिहेवियर से भी आता है। प्रॉब्लम क्या है सर? पहली बार ग्राउंड लेवल से उठकर रियल पॉलिटिशियंस जो हैं वो गद्दी पर बैठे, न जाने कितने साल के बाद। उससे पहले क्रीम पाउडर वाली कॉस्मेटिक सरकारें आती थी जिनका ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना नहीं था। अब कपिल सिब्बल साहब कोर्ट के खिलाड़ी हैं, लेकिन सड़क पे उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब अभिषेक मनु सिंघवी साहब कोर्ट के खिलाड़ी हैं, उन्हें ग्राउंड से क्या मतलब है। अब वो जो पी चिदम्बरम साहब है, उन्हें क्या मतलब है ग्राउंड से? वो कभी उन्होंने रैली नहीं करी, कभी कुछ नहीं किया। वो लोग सरकारों में बैठते थे, या फिर कोई वो ना चलने वाला जो पत्रकार है जिसे कोई नहीं जानता था, वो जाके वो सरकार के अंदर मंत्री बन जाता था।
इस बार वाली सरकार को उठाकर देख लीजिएगा, एक एक चुन के आते। अब सोच कर देखिए इतना करेज किसके पास होगा कि एक फॉरेन सेक्रेटरी को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। अब आप सोच कर देखिए, वही तो बंदा है ना जो दुनिया में तूफान मचाए जा रहा है। आपको 370 के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट करना और दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर्स को बैलेंस करना, ये खिलाड़ी का काम था, अनाड़ी का नहीं। और यही रियलिटी है, ये खिलाड़ी का काम था और वो खिलाड़ी थे हमारे वाले, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया, और आज हम उसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सर सॉरी, मैंने आपका नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, और मैं चाहूंगा कि अब हम लोग जरा सा रशा पे आए और एस जयशंकर साहब के 5 या 6 दिन पे आए। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं जरा वेरीफाई करना चाहूंगा आपसे। आपने कहा ना कि हम डरते थे कि बुरा ना मान जाए, हाय रे जमाना क्या कहेगा, है ना? तो 2014 के बाद अब लगभग 2 टर्म बीत रहे हैं, 9.5 साल पूरे हो गए हैं और चंद महीने रह गए इलेक्शन में। सर, बुरा माना किसी ने? जरा चलिए वेरीफाई कर लेना, हो सकता है हम लोगों ने डायलॉग बाजी की हो। सर एक्चुअली हमारे गांव में कहावत होती है, गरीब की लुगाई सबकी भाभी होती है, और गरीब को लगता है, माफ कीजिएगा, यही रोक रहा हूं आपको। जरा मैं खाली याद दिला दूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो देहाती औरत जो हमारे पड़ोस से एक बयान आया था हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए, तो ये आपने कहा ना कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, तो उससे मुझे वो देहाती औरत याद आ रहा है। देखिए क्या है कि मैं एटीट्यूड की ही बता रहा हूं। एटीट्यूड, सर ये जो एटीट्यूड है ना, वो क्या है? गरीब को लगता है कि यार मेरी इज्जत ही सब कुछ है, कमजोर को लगता है मेरी इज्जत ही सब कुछ है। वो इज्जत का एक ढपोसला ओढ़ के अपनी कमजोरी को, डर को छिपा रहा होता है। ये मेरे हिसाब से सब यही चीज है। वो कमजोरी को, वो डर को छिपा रहा होता है, और वो डर अंदर बैठा हुआ होता है। और बुरा माना ना, जब 2017 में इजराइल विजिट किया, तो हमारे यहाँ हैदराबाद वाले जो ओवैसी है 2, उनमें से बड़े वाला कहता है, मोदी जी अगर आप फिलिस्तीन भी चले जाते, वहां के मुसलमान भाइयों के बारे में भी सोच लेते, तो हमारे कलेजे को ठंडक पड़ जाती। 2018 में वहां चले गए, और जब वो गए तो इसराइल के ही 4 फाइटर जेट्स उनके प्लेन को सपोर्ट कर रहे थे। सर एक बात बताओ, वहां अब कलेजे को ठंडक पड़ गई तुम्हारे? मामला यही था कि यही लोग, या ऐसे ही लोग पहले भी बै करते थे, और वो जो कमजोर सरकारें होती थी वो बेचारी घबरा जाती थी कि हाय सपोर्ट छीन लिया जाएगा, ये बुरा मान जाएंगे। इस बार वाले कहते हैं, ले मैं वहां भी चला गया, अब तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई, अब तू कलेजे को ठंडक ही रख। सीधी सी बात है। सर एक बात बताइए, अभी इजराइल हमास वॉर हुआ, ठीक है, इजराइल हमास के अंदर हमारी गवर्नमेंट की इतनी परफेक्ट पॉलिसी लगी, ना इजराइल कुछ कह सकता, मोदी हमारा भाई है, ना फिलिस्तीन वाले कुछ कह सकते, ठीक है। क्या किया? हमास ने टेररिस्ट एक्ट किया, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन फिलिस्तीन के भी साथ हैं। बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ 3 अलग अलग चीजें कर दी। हमास अलग है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन अलग है, 2 नेशन थ्योरी अलग है। बताओ कहां गलत थे? अब हमारा जो आज का विपक्ष है वो भी इसी चीज में कंफ्यूज है कि भाई करें क्या। प्रॉब्लम इज, ये गवर्नमेंट ऐसी है जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कहना जानती है, भाई तू वोट मत दे, नहीं चाहिए, तेरा मन करे तो दियो वरना रहने दे। और वो ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं है साहब, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है मुसलमानों को। जिस दिन इस गवर्नमेंट ने SC/ST एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, इन्होंने तुरंत SC/ST एक्ट लागू किया और उसमें मुस्लिम्स को भी जोड़ा रिफॉर्म करके, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के मामले में आप देख लीजिए, कहां सब काम करने का तरीका होता है। यूं थोड़ा है कि पहले शाबानो केस के अंदर आप झुक गए, उसके बाद आप क्या नाम है दूसरे को खुश करने के लिए अयोध्या के ताले खुलवा रहे हैं, पूरा देश जल रहा है। यस, और उसको कैश भी नहीं कर पाए। अयोध्या से आप कैंपेन शुरू कर रहे हैं, उसको कैश भी नहीं कर पाए। ये कमजोरी अंदर से थी, क्योंकि हैंडल नहीं कर पा रहे थे। दैट वॉज द रियल पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। इस बार क्या हो रहा है? इस बार सब एनकाउंटर सबके हो रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जम के हो रहे हैं, घर सबके तोड़े जा रहे हैं और तरीके से तोड़े जा रहे हैं, कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन ये जो पार्ट है ना सर, एक्चुअली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जब तक आप हैंडल नहीं करेंगे ना, आप
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मजबूत दिख ही नहीं सकते। ये रियलिटी है। इंदिरा गांधी कर पा रही थी क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एक लेवल पर हैंडल कर लिया था, लेकिन 1980 के बाद उनके वो तेवर नहीं थे जो किसी टाइम पर उनके 1971 में थे। और 71 वॉर भी एक मजबूरी ज्यादा थी, कंपल्शन ज्यादा थी, क्योंकि शुरू में बिहेवियर इंदिरा गांधी का भी यही था कि कहीं अमेरिका ना बुरा मान जाए, कहीं ब्रिटेन ना बुरा मान जाए, कहीं यूरोप ना बुरा मान जाए, कहीं पाकिस्तान ना बुरा मान जाए। मैं तो मानता हूं अगर तो सैम मानेकशॉ नहीं होते, जो अड़ियल थे थोड़े ज्यादा, मुझे अच्छा लगता है वो, और आर्मी के अंदर ऐसे अड़ियल होने चाहिए, वो अड़ियल थे, अगर वो ना होते और वैसे दो चार और ना होते तो रियलिटी के अंदर हम पाकिस्तान तो छोड़ो, आधा हमारा बंगाल जो है वो भी रिफ्यूजियों से भर के पूरा बंगाल जा चुका होता। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बंगाल में एट्रोसिटीज करके पाकिस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को उस कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करना चाहता था कि वहां रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो, वहां ज्यादा रेफ्यूजी भर जाएं, बंगाल के अंदर रेफ्यूजी इतने भर जाएं, मुस्लिम जो प्राइम लोकेशंस थी, क्योंकि आज भी उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास काफी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। तो वो पाकिस्तान का प्लान था कि इनके नॉर्थ ईस्ट को खत्म किया जाए। इस चीज को कोई प्रोजेक्ट नहीं करता, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मुझे तो उनकी सिग्नल्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जानबूझकर एट्रोसिटीज क्रिएट करो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, इससे एक पंथ दो काज होंगे। एक तो सत्ता में पावर में हम ही बने रहेंगे, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट तोड़ देंगे। ये चीज डिस्कस नहीं हो रही, और नहीं होती कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रॉब्लम का रोल उसमें बहुत बड़ा था, लेकिन एक साइड बाय रोल भी डिफरेंट हो सकता था, जो कि हो सकता है पाकिस्तान ना सोच रहा हो लेकिन अमेरिका सोच रहा था। ये रियलिटी है। अब आ जाते हैं साहब आपके दूसरे, क्या मैं आगे बढ़ूं? एस जयशंकर साहब के 5 दिन रशिया में, क्योंकि देखिए 5 घंटे लोग जाते हैं और दौरा पूरा हो जाता है। यहाँ 5 दिन और सुनने में आ रहा है कि छठा दिन। तो साहब ये पूरे एक हफ्ते का मतलब होता ना कि पूरा अखंड पाठ हो, ऐसा कुछ हो जिसमें यजमान भी शामिल हो, बाकी भी शामिल हो। देखिए कई सारे समझौते हो रहे हैं, वो तो सामने आ ही रहा है, बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं, लेकिन 6 दिनों में सिर्फ कामकाज हो रहा है, ये बात जरा मेरे गले कम उतर रही है साहब। सर इसे आप अमेरिका में ढूंढिए, डेट्स की थोड़ी क्रोनोलॉजी देखिएगा, आपको कुछ अलग ही समझ में आएगा, आपको मीन्स हम सबको अलग समझ में आएगा। डेट्स को थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डेट्स यहां इंपॉर्टेंट होती है। क्या 2 तारीख को आसपास आपको सबको, हमें सबको खबर आती है कि नाटो के जो चीफ है उन्होंने कह दिया कि हमें यूक्रेन से आने वाली बुरी खबर से तैयार रहना चाहिए। सब मान गए, हाँ यार तैयार रहना चाहिए। अब जब हमने ये कहा कि यूक्रेन से आने वाली बुरी खबर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तो अगले दिन रशिया का जो पुतिन था उनका दौरा होता है यूएई, सऊदी अरेबिया, 5 और 6 तारीख को, और 7 तारीख को खामेनेई, वो जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो रशिया पहुंचते हैं, और 7 तारीख के बाद एकदम से 10 तारीख को अमेरिका पहुंचते पाकिस्तान के आर्मी चीफ। लेकिन 7 तारीख के बाद एकदम से हुती, हिजबुल्ला और सीरिया इराक के अंदर जबरदस्त आग बढ़ जाती है, और रेड सी के अंदर ऐसा लगता है कि क्राइसिस आ चुका है जो आज हम झेल रहे हैं। इसे आप ऐसे देखिए, ठीक है। और यहां इसे जब आप देखते हैं तो 10 तारीख को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आईएसआई चीफ के साथ अमेरिका होते हैं 5 दिन के लिए। 10 को यहां से निकले, 11 तारीख को वहां पहुंचे होंगे। 12 तारीख को खबर आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं। मैं कोई चीज जोड़ नहीं रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, डॉट्स कनेक्टेड है। यानी इंडिया के ऊपर एक प्रेशर था। उसके बाद 14-15 तारीख को खबर आ जाती है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, और इमरान खान के अगेंस्ट पूरी सिचुएशन जो है वो बदलती चली जाती है। उसको बेल नहीं मिलती और नवाज शरीफ को बेल मिलती है, और नवाज शरीफ एकदम से सिग्नल्स देने लग जाते हैं कि कारगिल वॉर में उनकी गलती नहीं थी और वो इंडिया से दोस्ती चाहते हैं। लेकिन पन्नू वाला मामला भी तो चल रहा है, अमेरिका के साथ एवरीथिंग इज नॉट गुड, और उसके पीछे का रीजन है अमेरिका की आदत, और खासकर बाइडेन की आदत है कि इंडिया या जो भी उसका दोस्त होता है उसकी हल्की हल्की बाजू मरोड़ना, वो आर्म ट्विस्टिंग करना, और उसे अपनी टर्म्स पर लेके आना। पाकिस्तान के
आर्मी चीफ का जाना और यहां एंड मोमेंट में मना कर देना एक सिग्नल है इंडिया के लिए कि अगर आप हमारी टर्म्स में नहीं आते तो औकात में तो हम रखेंगे। और पाकिस्तान हमारे पास ऑप्शन है, पाकिस्तान का ऑप्शन मरा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा अपना असेसमेंट है, इसके पीछे सिर्फ डॉट्स को देख रहा हूं मैं और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा कोई एविडेंस भी नहीं है और ऐसी चीजों का मेरे ख्याल से एविडेंस होता भी नहीं है और होगा भी तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इंडिया दो चाल चल रहा है यहां पर। पहला, फ्रांस को लेके आ रहे हैं। फ्रांस वही जिसका इन्हीं इमैनुअल मैक्रोन का बयान था लगभग पिछले साल, स्टैब्ड इन बैक बाय अ फ्रेंड। अमेरिका ने जब ऑस्ट्रेलिया से इनके जो सबमरीन्स थी वो एग्रीमेंट कैंसिल करवाया और यूनाइटेड किंगडम को जो न्यूक्लियर सबमरीन थी वो डेवलप करने के लिए रशिया को कहा, ऑस्ट्रेलिया से डील करवाई और ऑकस बना, तो बयान आया था स्टैब्ड इन बैक। और वहां से फ्रांस और अमेरिका की बनती नहीं है। पूरे यूरोपियन यूनियन में से सिर्फ एक, इमैनुअल मैक्रोन रशिया से मिलने गए थे। यही उसके बाद बयान आया अमेरिका और फ्रांस और चाइना मिलकर अफ्रीका में काम कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने नजरें दिखाई तो अमेरिका के दोस्तों में से ही एक दुश्मन जिससे बन नहीं रही उसको स्वागत है कहा और वो मान भी गया। लेकिन कहानी यहां नहीं थी, कहानी इससे आगे की थी कि तेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास दो हैं, एक फ्रांस, दूसरा रशिया। वो रशिया यही था साहब, पहुंच गए कहां, वहां पर क्या नाम है, रशिया, 5 दिन के। क्योंकि मोदी जा नहीं पा रहे। मोदी जी के ना जाने के पीछे का बड़ा रीजन है कि वहां जाने का सीधा मतलब यह है कि आप पूरे यूरोप के अगेंस्ट रशिया के साथ जाकर खड़े हुए हैं, यह सिग्नल है। लेकिन विदेश मंत्री का 5 दिन के दौरे पे जाना यह बता रहा है कि वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस मोर देन यू एंड बेटर देन यू। और वहां 5 दिन 2 काम होंगे। एक, देखिए मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूं, हालांकि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मैं टाइम नहीं मिल पा रहा सर्बिया के ऊपर वीडियो बनाने का। रशिया को सर्बिया में घेरा जा रहा है। इंडिया यहां 2 काम करेगा, या तो रशिया और अमेरिका के बीच में एक बात करवाने की कोशिश करेगा, इससे क्या होगा, इंडिया का रेपुटेशन इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी पूरी है कि नाउ व्हाट, न्यूक्लियर डील हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, तो होनी ही थी। बहुत सारे आर्म्स डील भी अंदर ही अंदर हुई होंगी, ऑयल प्राइसिंग को लेकर डील हुई होगी, ऑयल ट्रेड को लेकर डील हुई होगी, क्योंकि जैसे ही सर्बिया जलेगा रशिया को इंडिया की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इंडिया वहां सिग्नल दे चुका है कि अमेरिका को कि तुम अगर सर्बिया को जलाओगे और दूसरा यूक्रेन क्रिएट करोगे तो इसका सीधा मतलब यह है भैया कि हम उस टाइम पर भी रशिया के साथ ही खड़े होंगे और इतनी ही मजबूती के साथ खड़े होंगे। तुम पाकिस्तान के पास जाओ और पाकिस्तान का झुंझुना बजाओ, हम यहां हैं। ठीक है, और वही चीज है कि इंडिया को इस टाइम पर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता है और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ पता है, जियोपॉलिटिक इंपॉर्टेंस पता है। और यही कारण है इंडिया का जो एटीट्यूड वो आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका नाराज होता है, भाई 2 बार हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। वो जमाने गए जब एक गाल में पड़ता था दूसरे पे आगे होते थे। अब अमेरिका को पन्नू के मामले में तेवर ढीले करने पड़ेंगे। अमेरिका को क्या नाम है, कतर के मामले में अपने तेवर ढीले करने पड़ेंगे। और अमेरिका को अगर हमारा साथ चाहिए तो हमारी कंडीशंस होंगी। इंडिया आपकी बी टीम बन के नहीं रहेगा, आपको कॉपरेट करेगा, आपको फॉलो नहीं करेगा। और अमेरिका की आदत है फॉलो मी, इंडिया की आदत है वी आर गोइंग टू कॉपरेट यू, नॉट गोइंग टू फॉलो यू। बिल्कुल सही बात है। और सैम अंकल का तो हमेशा से यही रहा है। और एक चीज और भी होता है ना हरिमोहन जी, कि दुनिया का कोई गांव का चौधरी हो और उसका दबदबा रहा हो, तमाम दशकों से दबदबा रहा हो, और अचानक उसी गांव के दूसरे टोले का एक घर वो आके चैलेंज करे, तो खैर बढ़ता हुआ तो चौधरी कभी नहीं देख सकता, किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि अंततः खतरे में तो उसी की चौधराहट आनी है। तो मुझे लगता है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो यूएस को एक ये भी इश्यूज हैं, बाकी कामकाजी तो सारी चीजें हैं। अब आप देखिए फ्री ट्रेड की बात भी जो एक स्तर की हो चुकी है रशिया से,
जयशंकर साहब ने ये भी कहा है कि उनके इस दौरे में जो है उसको भी उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको खोला जाएगा, उसके आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने जब अमेरिका के तेवर पन्नू के मामले में बात किया तो यहाँ कनाडा कनाडा भी अमेरिका के साथ बढ़ के भैया, बड़े भैया देखो इंडिया क्या कर रहा है, बड़े भैया देखो इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो वहाँ पर एक वो छोटी-सी एक खट्टी टॉफ़ी दिया तो था यूएस ने, लेकिन बाद में ये पन्नू वाले मामले पे स्टैंड लेके कहीं न कहीं वो कनाडा को भी बैक कर रहा था, उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था, हैं? कि सीधे तो नहीं बोल पा रहे हैं, इस तरह से बोल पा रहे हैं। अच्छा, हरिवंश जी, अब अगर इसको समेटने के तरफ अगर हम बढ़ें, तो इन टोटैलिटी जियोपॉलिटिक्स का जो एक नया सीन अब साफ-साफ दिखाई दे रहा है और इंडिया तो ये साफ-साफ दिखाई दे रही है उसका जो स्ट्रैटेजी है कि भाई कभी आई के गुजराल के समय पीएमओ में पाकिस्तानी डेस्क ही बंद कर दिया गया था, तो हमारे तो खेल गजब-गजब के पुराने रहे हैं। बहरहाल, अब तो हम दूसरे एरा में जी रहे हैं। अब जो आपके सामने एक जो दिखाई दे रहा है जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड वो और क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी आप देख रहे हैं तैयार होते हुए? देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका चाहता है वैसा अभी कुछ दिन तो रहेगा। वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? आ, अमेरिका चाहेगा कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे, प्लस उसको हर रीजन में एक एक दो दो पावर डेवलप करनी पड़े। पहले क्या था? पहले पूरी दुनिया में मैं अकेला और फॉलो मी। अब अमेरिका की पॉलिसी है कि रशिया ना रहे, रशिया फॉलो करे अमेरिका और रशिया के पूरे रिसोर्सेज अमेरिका के लिए हो, ताकि आर्कटिक ओशियन जो ऊपर वाला है वो पूरा उसके कब्जे में चला जाए। एक चाइना रहे ताकि रशिया को काउंटर करने में, दबाव डालने में अच्छा आसानी रहे। और चाइना क्या करे? चाइना सिर्फ इतना करे, मतलब चाइना कैसा रहे? 7-8-10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और लगभग इतनी ही बड़ी इकोनॉमी इंडिया की। लेकिन दोनों में से कोई भी अमेरिका एक दूसरे को तो काउंटर करे, लेकिन अमेरिका को चैलेंज ना करे। लेकिन इंडिया की जो चाइना और इंडिया की पॉलिसी है वो यही है। चाइना की पॉलिसी ये मल्टीपोलर वर्ल्ड विद यूनिपोलर एशिया, यानी इंडिया की एग्जिस्टेंस ना हो, इंडिया एशिया में ना हो, दुनिया के हर जगह पर एक एक पावर हो, लेकिन वो सारे चाइना के झंडे तले हो। ब्रिक्स उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन मजबूरी में उसे इंडिया को एंटर करना पड़ा था। उसके पीछे का रीजन हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इंडिया आज के दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इंडिया के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। चाइना इंडिया को नहीं चाहता, चाइना रशिया को भी कमजोर चाहता है, और साइबेरियन रीजन जो रशिया का ईस्टर्न वाला पार्ट है उसमें चाइना कब्जा चाहता है। इंडिया के मामले में अगर आप देखेंगे, इंडिया एक तरीके से एक ऐसी दुनिया देख रहा है जहां उसकी इंपॉर्टेंस, उसको ना तो वो किसी को परेशान करे ना उसको कोई परेशान करे। तुमने मुझे कुछ कहा तो आज छोड़ूंगा नहीं, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने घर में खुश रहो, हम सबके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर में 4 पावर्स उभर के आ रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपसी लड़ाई, क्योंकि हम इसमें चारों पावर्स में देखते हैं तो चाइना एक बहुत ही ग्रेव क्राइसिस, खासकर डेमोग्राफिक क्राइसिस में फंस रहा है पॉपुलेशन वाले मामले में। रशिया तगड़े तरीके से डेमोग्राफिक क्राइसिस का शिकार है। दोनों कितनी भी कोशिश कर ले, एक लेवल के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डोमेस्टिक ना तो डिमांड रहेगी, ना डोमेस्टिक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रहेगा। कंजप्शन जो है उसी हिसाब से फ्लिप फ्लॉप वे में रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। घर बहुत बड़े बड़े हैं, पॉपुलेशन घर बहुत बड़े बड़े हैं, पैसे का अंबार है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले इतने कम हैं कि वो अब किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन में वो सिंबल्स दिखाई देने लगे हैं, सिग्नल्स दिखाई देने लग गए हैं, सिम्टम्स हैं ये। जब वहां की यंग जनरेशन कह रही कि वी आर द लास्ट जनरेशन, ये बहुत खतरनाक है किसी भी पॉपुलेशन के लिए, चाइना में खासकर। तो अमेरिका अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अमेरिका के अंदर दुनिया का ब्रेन जो है वो पहुंच रहा है, अमेरिका नंबर 1 पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन उसको हर मामले में चैलेंज कर रहा है इंडिया, और खूब जम के कर रहा है चैलेंज। अब इसी चीज को लेकर अमेरिका जो है वो चिंता में है कि यार इंडिया को निपटेगा कैसे। इसी चीज को लेकर चिंता में है कि अमेरिका को कैसे निपटा जाए, और यही चिंता उसे खाए जा रही है। और इसीलिए आज के दिन वो इंडिया को प्रेस करने की, इंडिया को दबाव डालने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स जो अभी भी अमेरिका बेस्ड हैं, उनमें चाइना ने उतना तगड़े तरीके से चैलेंज नहीं किया
जितने ग्राउंड लेवल पर इंडिया ने किया। एक बेस्ट एग्जांपल यूपीआई आपको दिखाई दे जाएगा। यूपीआई की धीरे धीरे अगर 10 देशों में भी एक्सेप्टेंस हो रही है, जैसे फ्रांस के अंदर भी शायद यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया गया है, यूपीआई जैसी एक्सेप्टेंस अगर बढ़ रही है तो आप एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम खासकर कंपनीज की फॉर्म में स्टैब्लिश कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर इंडिया ने अपने इंटरनेट गेटवेज और दूसरी चीजें बनाना शुरू कर दिया और वहां से सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो यूएस की मोनोपोली वहां से भी खत्म होती हुई नजर आ जाएगी। चाहे हम 5G मामले में हैं, चाहे 6G मामले में, वहां तो आगे बढ़ चुके हैं। तो अमेरिका इसी चीज से डर रहा है कि इंडिया उन सेक्टर्स में काम कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं कोर है अमेरिका के। चाइना ने कितनी भी कोशिश करी, चाइना ने इकोनॉमिक सिस्टम जो अमेरिका का था उसको बहुत ज्यादा चैलेंज करने की कोशिश नहीं करी, खासकर टेक्नोलॉजी वाले मामले में, चाहे स्विफ्ट हो गया चाहे और कुछ हो गया। उसने डी डॉलराइजेशन से लेकर कुछ चीजें चालू करने की कोशिश करी, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप रहा क्योंकि वर्ल्ड कॉपरेशन नहीं मिल पाया और चाइना को एज अ विलन प्रोजेक्ट करने में कामयाब रहा। लेकिन क्या अमेरिका इंडिया को ऐसा विलन प्रोजेक्ट कर पाएगा? आंसर है नहीं। यही रीजन है पन्नू जैसे को मरने नहीं देगा, क्योंकि वो लास्ट रूट है खालिस्तान मूवमेंट की, जिसे इंडिया खत्म करने पर तुला हुआ है और अमेरिका उसे बचाने पर तुला हुआ है। तो एक अलग लेवल की लड़ाई है, दोस्त भी दुश्मन भी। कहने को दोस्त है मजबूरी में, वरना आपस में इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा कंपटीशन होने जा रहा है। 2030 के बाद आप और हम इस चीज पर हो सकता है डिस्कस कर रहे हो कि यार अमेरिका और चाइना इतना पंगेबाजी क्यों है, टसल क्यों है, और कोई पावर ऐसी नहीं बची जो चाइना को, अमेरिका के इस सेक्शन पे अमेरिका को चैलेंज कर सके। इंडिया कर रहा है और अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका के अंदर इंडियंस की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अगेंस्ट अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाएगा। और मजे की बात, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है वेस्टर्न प्रोसेस और वेस्टर्न आइडियल्स को फॉलो करते हुए। यही रीजन है कि वेस्ट जो है इंडिया को काउंटर नहीं कर पा रहा किसी भी ग्राउंड पर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और एक चीज और, आपने जब कहा ना कि कंपटीशन जो है वो एक तरह से इंडिया का, और ये भारत की कामयाबी है। और एक बड़ी आम सी कहावत कही जाती है कि अगर मोहल्ले में या शहर में या देश में 100, 50, 200 लोग आपकी बुराई करने लगे, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि कंपटीशन एक अच्छे मित्र हैं, लेकिन क्लास का टॉपर और सेकंड टॉपर, कंपटीशन उन्हीं के बीच में होता है। जो रोल नंबर 39 लेके क्लास के बिल्कुल अंत में बैठा हुआ है, उससे कौन सा कंपटीशन होगा? वो तो फिर जय श्री राम का नारे लगाते हुए फिरेगा कि भैया आप ही टॉपर हो, आप ही टॉपर हो। तो पाकिस्तान जैसे लोगों के साथ क्या है? और आप एक चीज और देखिए ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ जिस तरीके से पहले यूपी बिहार एक साथ गिनाया जाता था, और चले गए वो दिन जब यूपी बिहार का एक साथ जोड़ी बनाई जाती थी। अब केवल बिहार रह गया है, यूपी हट गया है। वैसे ही भारत पाकिस्तान, अब पाकिस्तान मतलब भारत के लिए पाकिस्तान कोई ऐसा विषय ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये जो एक बदलता पूरा जियोपॉलिटिक्स है, और उसमें इंडिया जिस तरीके से, भैया हम तो अपनी देखेंगे, चाहे वो तेल खरीदने के मामले में हो, चाहे मंदिर बनवाने के मामले में हो, मैं अरब की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में भी मंदिर बन रहा है, तो भैया हम तो अपने हिसाब से करेंगे और जिसमें हमारा फायदा रहेगा। आप मुझे, मतलब वो इंसिडेंट जब मुझे खबर मिली थी तो मुझे हंसी आ गई थी हरमोहन जी, मैं समेट रहा हूँ अपनी बात, कि ऑस्ट्रेलिया से कोई कोयले का एक शिप चला था और समुद्र में जो है वो बीच उसमें जो घूम रहा था, इंडिया गया और बार्गेन करके सस्ता कहा कि भैया अच्छा कोई दिक्कत हो गई, लाओ तुम हमारे यहाँ दे दो। तो ये वही इंडिया है जहां 200 मीटर 100 मीटर का पुल बनने में 15 साल 20 साल लगते थे। ये वही इंडिया है जहां के पीएमओ में पाकिस्तान का डेस्क बंद हो जाता था। ये वही इंडिया है कि उसने न जाने कहां कहां कितने डेस्क खोल रखे हैं। तो ये मेरे ख्याल से फर्क है। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हरिमोहन जी के साथ ये जो एक जियो पॉलिटिक्स पे और विश्व राजनीति पर एक हमने चर्चा शुरू की है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आके हमें आगे आप आदेश दीजिए कि हरिमोहन जी के साथ हम अगली चर्चा इस विषय पे, इस संदर्भ पे कौन सी करें। तो एक तरह से जैसे होता ना कि पब्लिक डिमांड, तो ये हमने अपनी तरफ से शुरू की थी चर्चा, लेकिन अब इसके बाद
आप दर्शकों की फरमाइश आनी चाहिए और फिर हम उसी सप्तक पर अपना राग लगाएंगे, अपने अगले संवाद रखेंगे। हरिमोहन जी, प्रारब्ध की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी हरिमोहन जी का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। हम उसका लिंक जो है उनके चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहाँ भी जाइए, मैं भी कभी-कभी आपको वहाँ दिख जाऊँगा। तो ये सिलसिला लगातार शुरू रहेगा और अब दुनिया घूमेंगे हरिमोहन जी के साथ। तो हरिमोहन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों इसी के साथ हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।